हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है इंडिया में उसके बारे में। सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर देयर इन इंडिया एंड व्हाट आर देयर इम्यूनिटीज़ दे ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। All these questions are answered in this video. So let's continue with the video and इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज अ बॉडी विच ड्राइव्स दिस पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी बॉडी जिस या ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इन शॉर्ट, ऐसी कोई भी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है मतलब वो बॉडी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर स्टैब्लिश की जाएगी, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाई जाती है। सेकेंडली, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो मैकेनिज्म है, उनके जो काम करने का तरीका है या उनकी जो पावर्स वगैरह है, अगर हमें उसको अमेंड करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी रेजोल्यूशन पास करने से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मैकेनिज्म चेंज नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने से ही उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सो बेसिकली ऐसी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटीज। व्हाट आर द इम्यूनिटीज constitutional bodies derive from the constitution? First, they can be removed only on proved misbehavior. Constitutional bodies में जो चेयरमैन होते हैं या जो उनके ऑफिसर्स होते हैं वो तभी अपने पोस्ट से हटाए जा सकते हैं ओनली इन केस दे प्रूव्ड मिसबिहेवियर के केस में उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इज देयर सैलरी, पावर एंड राइट्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट रिड्यूस दिस। उनकी सैलरी, पावर, राइट्स तीनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और पार्लियामेंट उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद पार्लियामेंट इन सब चीजों को कम नहीं कर सकता है। लास्ट वन इज इट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। उनकी जो सैलरीज हैं वो सब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होने का मतलब है कि पार्लियामेंट में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बजट इसके लिए वोटिंग नहीं हो सकती है। एंड ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर कि अगर कभी प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंट्री में लागू कर देते हैं, उसी केस में इनके जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी कम हो सकती है, अदरवाइज इनकी सैलरी कम नहीं होती है। नाउ कम टू द बेसिक थिंग कि हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर देयर इन इंडिया। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके बारे में मेंशन है। लर्नर्स, टोटल 11 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कहने को तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बुक्स में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमें उनका नाम पता होना चाहिए, वो किस आर्टिकल के अंदर आते हैं और उनका क्या टेन्योर है, वो तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में दी गई हैं, उसको एक बार रीड भी कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठ जाता है और फिर उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इंडिया में। फर्स्ट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आता है और जो उनका टर्म है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब दे होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फंक्शन करते हैं एज अ चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और उन गवर्नमेंट के सारे लीगल मैटर्स में वो उनको एडवाइस करते हैं। अटॉर्नी जनरल के बाद आता है एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और जो एडवोकेट
जनरल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं, वो आते हैं अंडर आर्टिकल 165 और उनका भी टर्म फिक्स नहीं होता है। दे होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अटॉर्नी जनरल के केस में दे होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज एडवोकेट जनरल आर दी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये वही सेम काम स्टेट के लिए करते हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूनियन के लिए करते हैं। उसके बाद आता है सीएजी। सीएजी की फुल फॉर्म में कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल, और ये आते हैं आर्टिकल 148 में। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा 50 साल की एज में अगर सीएजी अपॉइंट होता है तो वो 56 ईयर्स तक उस पोस्ट पे बना रहता है। अगर इन केस वो बंदा 60 साल की उम्र में सीएजी अपॉइंट होता है तो वो 65 ईयर्स तक ही पोस्ट पे रह सकता है, बिकॉज लास्ट एज लिमिट 65 ही है। उसके आगे उन्हें वो पोस्ट खाली करनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, इन केस ऑफ सीएजी he does not hold the office in accordance with the president pleasure. However, president CAG को हटा सकते हैं अगर इसके लिए दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो जाए। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह CAG में ऐसा नहीं होता कि स्टेट के लिए कोई अलग से CAG हो। स्टेट हो या सेंट्रल, एक ही CAG होता है जो एंटायर नेशन के फाइनेंशियल सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। सीएजी का काम ही होता है फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करना। सीएजी के बाद आता है फाइनेंस कमीशन, और वो आती है आर्टिकल 280 में। इसमें जो टेन्योर होता है, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो हर 5 साल बाद एक नया फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन में क्या होता है, एक चेयरमैन होता है प्लस 4 अदर मेंबर होते हैं। फाइनेंस कमीशन एक एडवाइजरी कमीशन है। फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है, ये यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि जो उनके फाइनेंसेस हैं उनको कैसे कैसे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या उनको कैसे कैसे आगे के काम के लिए यूज़ किया जाए। 5th इज इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल आता है आर्टिकल 263 के अंडर। इंटरस्टेट काउंसिल का काम होता है टू इंक्वायर इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट, और उसका दूसरा काम होता है टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट और बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में भी अगर कोई इशू होता है तो भी इंटरस्टेट काउंसिल उसमें एडवाइस करता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो एम्पावर्ड है कि कभी भी जब भी उनको पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए नीड लगे तो वो इंटरस्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन आता है आर्टिकल 315 में। दोनों ही सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 में आते हैं, चाहे यूनियन हो या स्टेट सर्विस कमीशन हो। इसका भी टेन्योर 6 ईयर्स होता है या 65 ईयर ऑफ एज होता है। जैसे कि सबको पता ही है क्योंकि हम सी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का काम होता है एग्जाम कंडक्ट करवाना अलग अलग सर्विसेज के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए। सेकेंडली, जो सर्विस कमीशन होती है वो सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट के हर मैटर से रिलेटेड एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को। एंड जो यूनियन सर्विस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और जो स्टेट कमीशन है वो सबमिट करते हैं गवर्नर को। एनुअली इनकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। सर्विस कमीशन के बाद आता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में आता है और इनका भी टेन्योर सेम है, 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं एज द नेम सजेस्ट। किस किस चीज़ के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं? पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के, यूटीज के भी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराते हैं। एंड इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होता है
वो सब भी इलेक्शन कमीशन देखता है। जैसे कि स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहले इलेक्टोरल रोल बनवाना, फिर इलेक्शन करवाना, फिर वोट्स की काउंटिंग करवाना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, इवन प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करना अगर किसी भी एमपी या एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन पे सवाल उठता है तो। एंड वन मोर थिंग इज, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द रीजनल कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन के बाद अगला कमीशन है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, आर्टिकल 344 के अंडर आता है। इन एवरी 10 years प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट कमीशन। हर 10 साल में, जब शुरू में ये कमीशन बना था तो सबसे पहले 5 साल के लिए ये कमीशन बना था, फिर उसके बाद से हर 10 साल में ये कमीशन अपॉइंट किया जाता है। इसकी ड्यूटीज़ हैं प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी, रेस्ट्रिक्टिव यूज़ ऑफ इंग्लिश, फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स एंड एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। इन सब मैटर्स में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 के अंदर आते हैं, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके जो कंडीशंस हैं और कितना टेन्योर है वो सब प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। मतलब ये वेरिएबल होता है, किसी साल 10 साल तक चला या किसी साल 6 साल तक चला, किसी साल 3 साल तक ही चला, तो उस तरीके से। इसका क्या काम होता है? इट इज़ द बॉडी दैट मॉनिटर्स द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड ऑल्सो रिव्यू इशू कंसर्निंग देयर वेलफेयर। उनके वेलफेयर के लिए ही ये कमीशन बनाया जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं आर्टिकल 338A में आते हैं। सेम उनके कंडीशन और सर्विसेज भी डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस कमीशन का काम है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड इसी के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए विद द रिगार्ड टू देयर लैंड्स एंड अदर सोशल फैक्टर, शेड्यूल 5th and 6th आर ऑल्सो एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो आता है आर्टिकल 323A में। इसके टेन्योर का तो मुझे पता नहीं है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में लिख के बता दे, जिससे मेरी और बाकियों की नॉलेज अपडेट हो सके। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि कमीशन क्या काम करता है। दीज ट्राइब्यूनल्स डील विद द डिस्प्यूट्स एंड द कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट and the conditions of the service of the person appointed to service and the post concerned with the Union of India। यूनियन ऑफ इंडिया के अगर किसी पोस्ट या सर्विस पे कोई इंसान है और उसकी जो सर्विसेज या उसके रिक्रूटमेंट की जो कंडीशंस हैं उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आता है या उसको कोई कंप्लेंट होती है तो वो CAT में जाके कंप्लेंट कर सकता है। CAT में उसकी सुनवाई होती है। सबसे पहले इनिशियली इसकी 4 ब्रांचेस थी, that was in Delhi, Mumbai, Kolkata and Allahabad. Now it has 17 branches all over the country। जहाँ जहाँ पे भी हाई कोर्ट की बेंचेस हैं वहाँ पे इनकी ब्रांच है। So learners, this is all about constitutional bodies in Indian Constitution। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो को देखना पसंद करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।